बीरबल की चालाकी से सुलझी समस्या। बादशाह अकबर का विशाल दरबार आज गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक अजीबोगरीब मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसने सम्राट के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। मामला था शाही खजाने से गायब हुए एक दुर्लभ और प्राचीन मूर्ति का। ये मूर्ति केवल कलाकृति नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही राजसी विरासत थी। मूर्ति गायब हुए 2 दिन हो गए थे और जांच के दौरान केवल 3 दरबारी पकड़े गए थे जिन पर चोरी का संदेह था। तीनों ही अपनी बेगुनाही की कसम खा रहे थे और तीनों के पास बचने के लिए मजबूत बहाने थे। कोतवाल और सिपाही हार मान चुके थे, क्योंकि कोई भौतिक सबूत या गवाह नहीं मिल रहा था। अकबर ने निराशा में अपने वजीर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सम्राट ने कहा, राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। जब बल काम न करे, तब बुद्धि ही सहारा होती है। तुम ही इस समस्या को सुलझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अवश्य प्रयास करूंगा, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ी चालाकी और थोड़ा अभिनय करना पड़ेगा। उन्होंने तीनों संदिग्धों को बारीकी से देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। या तो वे बहुत मासूम थे या बहुत ही शातिर चोर। बीरबल के दिमाग में तुरंत एक योजना कौन थी। उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि अब वो उस निर्जीव मूर्ति से ही सच उगलवाएंगे। बीरबल ने तुरंत राज्य के सबसे पुराने मंदिर से उस देवता की मूर्ति को मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे आसन पर स्थापित करवाया। उन्होंने गुप्त रूप से मूर्ति के हाथों पर एक विशेष प्रकार का काला लेप लगा दिया, जो कि छूने पर आसानी से दिखाई नहीं देता था, पर हाथ पर पक्की छाप छोड़ देता था। बीरबल ने अत्यंत गंभीर स्वर में घोषणा की, ये मूर्ति दिव्य शक्तियों से युक्त है। मैंने मूर्ति को आदेश दिया है कि वो चोर को स्वयं चिह्नित करे। चोर जैसे ही इसे छूकर अपनी बेगुनाही की कसम खाएगा, उसका हाथ काला पड़ जाएगा, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के हाथ पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने पहले संदिग्ध को मूर्ति के पास बुलाया और उसे श्रद्धापूर्वक मूर्ति के चरणों को छूने को कहा। पहले 2 संदिग्धों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मूर्ति को छुआ और उनके हाथ एकदम साफ रहे। अब बारी तीसरे संदिग्ध की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो पसीने से तर हो गया, क्योंकि उसे लगा कि मूर्ति वाकई में चमत्कारी है। इस डर से कि वो पकड़ा जाएगा, उसने मूर्ति को छूने से पूरी तरह परहेज किया और बस दूर से ही सिर झुकाकर प्रणाम करके पीछे हट गया। बीरबल तुरंत समझ गए कि अपराधी कौन है। उन्होंने तुरंत तीसरे संदिग्ध को रुकने का आदेश दिया। बीरबल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, यही वो चोर है जिसने खजाने से स्वर्ण मुद्राएं चुराई है। सम्राट अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? इसके हाथ तो बाकियों से भी ज्यादा साफ है। इसने मूर्ति को छुआ तक नहीं। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने पूरी बात समझाई। हुजूर, ये मूर्ति चमत्कारी नहीं है। मैंने गुप्त रूप से इसके निचले हिस्से पर थोड़ी कालिख लगा दी थी। जिस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, उसे इसे छूने से कोई डर नहीं था। निर्दोष होने पर वो इसे छूता और कालिख उसके हाथ पर लग जाती। चूंकि इस तीसरे व्यक्ति को पता था कि ये अपराध उसी ने किया है, इसलिए वो भयभीत हो गया। उसे लगा कि यदि उसने मूर्ति को छुआ तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। उसने जानबूझकर मूर्ति को छूने से परहेज किया और इसी परहेज ने उसकी चोरी को साबित कर दिया। बीरबल की ये बुद्धिमत्ता देखकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अपने अपराध के प्रकट होने पर तीसरे संदिग्ध ने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया और चोरी का सामान भी लौटा दिया। सम्राट अकबर एक बार फिर बीरबल की चतुराई के कायल हो गए। सम्राट अकबर तुरंत अपने आसन से उठे और स्नेहपूर्वक बीरबल को गले लगाया। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की, धन्य हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने आज एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि जहां बड़े बड़े बलवान और सिपाही असफल हो जाते हैं, वहां तुम्हारी एक छोटी सी चाल बड़े से बड़ा भेद खोल सकती है। ये केवल चोरी सुलझाने का मामला नहीं, बल्कि
बुद्धिमत्ता की शक्ति का प्रदर्शन है। प्रसन्न होकर बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार और सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली भेंट की। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। इस घटना ने एक बार फिर यह सुनिश्चित कर दिया कि बीरबल वास्तव में अकबर के नवरत्नों में सबसे अनमोल थे। चोरी का सामान वापस मिलने और अपराधी को दंडित किए जाने के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सुनाई जाने लगी। हालांकि बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी की कहानियां पूरे राज्य में गूंज रही थी, परंतु दरबार में शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद राजधानी से दूर एक महत्वपूर्ण नगर से एक जटिल मामला बादशाह अकबर के सामने पेश हुआ। यह मामला दो धनी व्यापारियों के बीच का था, जो एक प्राचीन और बहुमूल्य तांबे की मूर्ति के स्वामित्व को लेकर भीषण रूप से लड़ रहे थे। मूर्ति वर्षों पहले खो गई थी और अब अचानक प्रकट हुई थी। दोनों सेठों के पास अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण या गवाह नहीं था। स्थानीय न्यायाधीश इस उलझन को सुलझाने में पूरी तरह विफल रहे। जब यह जटिल पहेली अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर जानते थे कि केवल बीरबल ही अपनी असाधारण चालाकी से इस विवाद की गांठ खोल सकते हैं और सत्य को उजागर कर सकते हैं। बीरबल ने बादशाह के सामने झुककर सम्मान व्यक्त किया और तुरंत समस्या की तह तक जाने की तैयारी शुरू कर दी। बीरबल ने अगले ही दिन दोनों सेठों को दरबार में हाजिर होने का फरमान सुनाया। जब दोनों व्यापारी चिंता और उत्सुकता के मिले-जुले भावों के साथ आए तो बीरबल ने वो सोने की मोहरों से भरी थैली मंगवाई। बीरबल ने एक क्षण के लिए उस थैली को ध्यान से देखा, मानो वो उससे ही सत्य पूछ रहे हों। फिर उन्होंने अचानक एक अजीबोगरीब निर्देश दिया। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस थैली को तुरंत दरबार के ठीक बीच में रखे एक बड़े खौलते हुए पानी के पतीले में डाल दिया जाए। ये सुनकर दोनों सेठों की आंखें फटी रह गई। बीरबल ने गंभीर स्वर में घोषणा की, सच्चा मालिक वही होगा जिसकी थैली इस खौलते पानी में डालने के बाद भी सुरक्षित बनी रहेगी। झूठे दावेदार की थैली पिघलकर नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर एक सेठ तो तुरंत घबरा गया और उसके माथे पर पसीना आ गया, जबकि दूसरे के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी। ये उनकी चालाकी का पहला कदम था। सेवक ने बिना देरी किए वो थैली उठाई और आदेशानुसार उसे उबलते पानी के पतीले में धीरे से डाल दिया। जैसे ही थैली ने खौलते पानी को छुआ, घबराया हुआ सेठ जोर से चिल्लाया, रोकिए, मेरी थैली, ये पिघल जाएगी। वो तुरंत आगे लपका, मानो अपने हाथों से उस नुकसान को होने से रोकना चाहता हो। बीरबल ने तुरंत दो सिपाहियों को संकेत दिया, जिन्होंने घबराए सेठ को मजबूती से पकड़ लिया। बीरबल ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दूसरे शांत सेठ की ओर देखा। शांत सेठ ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, मेरी थैली शुद्ध मजबूत चमड़े की बनी है, जो पानी में नहीं गल सकती। डरने की जरूरत उसे है जिसने धोखे से कागज या कमजोर कपड़े की थैली चुराई होगी। यह सुनकर पहले सेठ का रंग उड़ गया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक कहा सेठ जी, यदि थैली सच्ची होती तो डर नहीं होता। केवल झूठा ही अपनी थैली को जलते हुए देखने से पहले भागने की कोशिश करेगा। बीरबल ने देर न करते हुए तुरंत अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे उस डरपोक सेठ के हाथ से थैली छीनकर सबके सामने रखें। सेठ ने जोरदार विरोध किया, चिल्लाया, ये सरासर अन्याय है। आप मेरी निजी संपत्ति को इस तरह जबरदस्ती नहीं छू सकते। बीरबल ने उसकी दलील को अनसुना करते हुए गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे डर ने तुम्हारे झूठ की गवाही दे दी है, सेठ जी। अब परिणाम भुगतो। सिपाहियों ने जब थैली को खोलकर देखा तो चमड़े की ऊपरी परत के भीतर का सच सामने आ गया। असली थैली कागज के ढेर और पुराने गले हुए कपड़े का एक महीन जाल थी। वो थैली असली सिक्कों के भारी वजन या पानी के एक छींटे को भी सहन नहीं सकती थी। शांत सेठ की थैली
जो मजबूत शुद्ध चमड़े की थी, मंच पर रखी गई और उसकी ईमानदारी बिना किसी संदेह के साबित हो गई। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ घोषणा की, यही वो चोरी की थैली है। ये सेठ न केवल चोर है, बल्कि इसने अपनी बेईमानी पर पर्दा डालने की कोशिश भी की है। बीरबल के इस दृढ़ कथन ने चोर सेठ के चेहरे का रंग उड़ा दिया। वो मंच पर ही धड़ाम से गिर पड़ा और कांपते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं हुजूर, ये झूठ है। किसी ने जानबूझकर ये जाली थैली मेरे कपड़ों में छिपा दी होगी। मैं निर्दोष हूं। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने अपना राजदंड जमीन पर थपथपाया और गर्जना करते हुए कहा, बस। बीरबल ने न केवल असली और नकली की पहचान कर ली है, बल्कि तुम्हारी चाल भी पकड़ ली है। तुमने ये कागजी थैली इसलिए बनवाई थी ताकि पानी या भारी वजन पड़ने पर यह नष्ट हो जाए और चोरी का कोई प्रमाण न बचे। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी कि अपराधी सेठ को तत्काल बंदी बनाया जाए और शांत सेठ के सारे सिक्के ब्याज सहित वापस किए जाएं। शांत सेठ ने कृतज्ञता से बीरबल और सम्राट के सामने सिर झुकाया, जबकि सभा में उपस्थित सभी लोग बीरबल की अद्भुत बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ये एक ऐसी समस्या थी जो केवल बीरबल की चालाकी से ही सुलझ सकती थी। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें यह संदेह कैसे हुआ कि चोर ने जानबूझकर थैली कागज की बनवाई होगी, न कि लोहे की? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और उत्तर दिया, जहांपनाह, अपराधी सेठ के चेहरे पर जब शांत सेठ रोष व्यक्त कर रहा था, तब भी एक अजीब सी निश्चिंतता थी। यदि उसने लोहे की थैली चुराई होती तो उसे नष्ट करना मुश्किल होता और पकड़े जाने का डर होता। मैंने सोचा कि वो केवल तभी इतना निर्भीक हो सकता है जब उसने प्रमाण को आसानी से मिटाने का कोई रास्ता खोज लिया हो। कागजी थैली ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे पानी पड़ने पर या जोर से फेंके जाने पर नष्ट किया जा सकता था, जिससे चोरी सिद्ध करने का कोई मार्ग न बचता। सम्राट अकबर ने संतुष्ट होकर मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम वास्तव में ईश्वर का वरदान हो। यह घटना सदियों तक दरबार में बीरबल की अद्वितीय सूझबूझ का प्रमाण बन गई, जिसने सिद्ध कर दिया कि चालाकी और बुद्धि से बड़े धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। चोर, जिसे लगा था कि उसने सबूत मिटाने का अचूक उपाय खोज लिया है, अब बीरबल के सामने पूरी तरह निरुत्तर था। उसकी आंखों में अपराध बोध और भय साफ झलक रहा था। उसने बिना किसी देर के अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद चोरी की गई संपत्ति भी तुरंत बरामद हो गई। बादशाह अकबर ने तुरंत न्याय सुनिश्चित किया और बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। बीरबल ने विनम्रता से सम्मान स्वीकार किया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का श्रेय लेने के बजाय कहा, जहांपनाह, यह केवल सामान्य तर्क है। धोखेबाज हमेशा एक कमजोर कड़ी छोड़ देता है। हमें बस उसे खोजने के लिए थोड़ा और गहरा देखना होता है। यह मामला केवल एक चोरी का समाधान नहीं था, बल्कि दरबारी षड्यंत्रों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सबक था। इस घटना ने दरबारियों को सिखाया कि बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि से पार पाना असंभव था। बीरबल ने न केवल न्याय दिलाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और सतर्कता तलवार की धार से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। और ये सीख हमेशा के लिए मुगल दरबार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। सम्राट अकबर बीरबल की इस नवीनतम विजय से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक ही रही। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक अजीबोगरीब मसला सामने आया, जो साधारण तर्क की पकड़ से बाहर था। यह मामला दो प्रतिष्ठित जमींदारों से जुड़ा था, एक धनी सेठ और एक कठोर स्वभाव का जागीरदार। वे अचानक एक पुराने लेकिन बहुमूल्य कुएं के स्वामित्व को लेकर भयंकर विवाद में उलझ गए। समस्या ये थी
कि कुआं दोनों की संपत्ति के ठीक मध्य में स्थित था और दोनों के पास अपने अपने पक्ष में पुराने संदिग्ध दस्तावेज थे। हर बार जब मंत्री सुलह कराने जाते तो विवाद और गहरा जाता, क्योंकि दोनों ही कुएं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। दरबार के सभी न्यायविद उलझ गए थे। यदि कुएं को विभाजित किया जाता तो वो बेकार हो जाता। अंततः निराश होकर सम्राट ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारा दिमाग अदृश्य धागों को भी पहचान लेता है। इस कुएं का मालिक कौन है, ये पता लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा हल निकालो कि न्याय भी हो और शांति भी बनी रहे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और उस विवादास्पद कुएं का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। बीरबल ने अगले दिन दोनों झगड़ने वालों को कुएं पर बुलवाया। एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उन्होंने पहले पक्ष को संबोधित किया, जो स्वामित्व का दावा कर रहा था। मैंने कुएं का निरीक्षण किया है, बीरबल ने कहा, और मैं तुम्हारे दावे को स्वीकार करता हूं। ये कुआं, जिसमें ईंटें और पत्थर लगे हैं, तुम्हारा है। पहला पक्ष ये सुनकर गर्व से मुस्कुराया। दूसरा पक्ष निराश हो गया, लेकिन बीरबल रुके नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई। परंतु यदि कुएं की जमीन और दीवारें तुम्हारी हैं, तो उसके अंदर भरा पानी दूसरे पक्ष का है। अगर तुम सच में इस कुएं के मालिक हो, तो तुम्हें दूसरे पक्ष को उसका पानी रखने के लिए या तो किराया देना होगा, क्योंकि तुम्हारा कुआं उसकी संपत्ति को घेर कर खड़ा है, या फिर तुम कुआं बेच दो ताकि वो अपनी संपत्ति पानी का उपयोग कर सके। पानी का उपयोग किए बिना किसी को किराया लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। बीरबल की ये अनूठी मांग सुनकर पहला पक्ष सन्न रह गया। अब उसे पता चला कि बीरबल ने उसे एक ऐसी दुविधा में डाल दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उस व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यदि वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसे या तो अपनी संपत्ति कुएं से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा, या फिर दूसरे व्यक्ति को उस पानी के लिए लगातार किराया देना होगा जो वास्तव में उसी का था। बीरबल ने चतुराई से उसकी लालच की जड़ पर प्रहार किया था। डर और शर्म के मारे उस पहले पक्ष ने तुरंत अपने घुटने टेक दिए। उसने थरथराती आवाज में बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी गलती स्वीकार है। मैं केवल लालच में पड़कर झूठा दावा कर रहा था कि मैंने केवल कुएं की दीवारें बेची है। कुआं और उसका पानी पूरी तरह से अब दूसरे पक्ष का है। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और तुरंत फैसला सुनाया कि कुआं दूसरे पक्ष की पूर्ण संपत्ति है। उन्होंने धोखेबाज व्यापारी पर जुर्माना भी लगाया। इस तरह बीरबल की एक ही चाल ने एक जटिल विवाद को सरलता से सुलझा दिया और दरबार में बीरबल की जय जयकार हुई। दरबार में तुरंत ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पीड़ित पक्ष, जिसे कुएं का पूर्ण अधिकार मिला था, ने कृतज्ञता से बीरबल और बादशाह के आगे सिर झुकाया। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर बड़े स्नेह और गर्व से देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरी समस्याओं के सबसे अनमोल रत्न हो। जहां बड़े बड़े कानून और तर्क विफल हो जाते हैं, वहां तुम्हारी हाजिर जवाबी और तर्क की एक छोटी सी चाल न्याय स्थापित कर देती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, ये तो केवल आपकी बुद्धि की छाया और न्याय के प्रति आपकी अदम्य इच्छा का फल है। मैंने तो बस कुएं के मालिक को ये याद दिलाया कि जब उसने दीवारें बेची हैं, तो कुएं में रखी कोई भी चीज, चाहे वो पानी हो या हवा, उसके लिए किराएदार की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए वो शुल्क नहीं मांग सकता। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल पहेलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो जटिल मानवीय लालच और धोखे को भी सरलता से बेनकाब कर सकती थी। पूरे राज्य में इस फैसले की चर्चा होने लगी और बीरबल का नाम न्याय और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय विधि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें न्याय शिरोमणि की उपाधि से नवाजा। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की धूम मच गई। हालांकि
बीरबल स्वयं शांत स्वभाव के थे और अपनी प्रशंसा पर ध्यान देने के बजाय हमेशा अगली चुनौती के लिए तैयार रहते थे। और अगली चुनौती जल्द ही आ गई। कुछ ही दिनों बाद दूर के प्रांत से दो प्रतिष्ठित नागरिक, एक साहूकार और एक बुनकर, एक असाधारण विवाद लेकर दरबार में उपस्थित हुए। साहूकार ने दावा किया कि बुनकर ने उसकी अमानत में रखी सोने की अशर्फियों को लोहे के टुकड़ों से बदल दिया है। बुनकर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था और कोई भी सबूत निर्णायक रूप से किसी का पक्ष नहीं ले रहा था। मामला पूरी तरह से भरोसे और झूठ के बीच उलझ चुका था। अकबर ने निराशा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारी चालाकी इस नई पहेली को सुलझा पाएगी? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, जब प्रत्यक्ष सबूत बोलना बंद कर देते हैं तो हमें मनुष्य की फितरत और चीजों के स्वभाव को पढ़ना पड़ता है। यह विवाद केवल सोने का नहीं, बल्कि विश्वास की प्रकृति का है। उसने बिना देर किए साहूकार से पूछा, जब आपने अपनी अशर्फिया बुनकर को अमानत के तौर पर दी थी, तब वे किस प्रकार के पात्र या संदूक में रखी गई थी? साहूकार ने उत्तर दिया, हुजूर, वो एक भारी मजबूत लकड़ी का संदूक था, जिसे मैंने सुरक्षा के लिए अंदर से लोहे की मोटी पत्तियों से मढ़वा रखा था, और वो हमेशा ताले में रहता था। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। उसने तुरंत संदूक को दरबार में लाने का आदेश दिया। अगर लोहे के टुकड़े अशर्फियों की जगह आए हैं, तो उस संदूक की दीवारों पर कुछ निशान जरूर होंगे जो समय की कहानी बताएंगे। बुनकर और साहूकार, ये मामला सोने की शुद्धता से नहीं, बल्कि लोहे के स्वभाव से सुलझेगा। दोनों नागरिकों के चेहरों पर अब भय और अनिश्चितता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में भारी भरकम संदूक को दरबार के मध्य में रखा गया। संदूक इतना मजबूत था कि उसे खोलने के लिए शाही कारीगरों को बुलाया गया। ताला खोला गया और जब बीरबल ने झुककर संदूक के भीतरी हिस्से का निरीक्षण किया, तो उनकी आंखें तुरंत लोहे की मोटी पट्टियों के एक कोने पर टिक गई। बाहर से संदूक बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन लोहे की भीतरी परत में एक सूक्ष्म खामी थी। बीरबल ने अपनी उंगली से एक विशेष पट्टी के किनारे को छुआ। उन्होंने पाया कि लोहे की एक पत्ती दूसरी पत्ती के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। उसे बड़ी सफाई से काटा गया था और फिर वापस इस तरह जोड़ा गया था कि वो केवल अनुभवी आंख ही पकड़ सकती थी। पकड़ा गया चोर, बीरबल जोर से बोले। ये पत्ती संदूक की सुरक्षा नहीं, बल्कि चोर का गुप्त दरवाजा थी। अशर्फिया निकालने के बाद चोर ने लोहे के छोटे टुकड़े इसी रास्ते से अंदर डाले ताकि संदूक का वजन वैसा ही बना रहे। बुनकर और साहूकार दोनों के चेहरे अब पीले पड़ चुके थे, क्योंकि सच्चाई अब लोहे की उस पत्ती के रूप में उनके सामने थी। बीरबल ने तुरंत वो कटा हुआ संदूक बादशाह अकबर के सामने रखवाया। उन्होंने शांत मगर कठोर आवाज में कहा, जहांपनाह, संदूक का ताला बुनकर ने बनाया था। अतः गुप्त मार्ग को काटने और वापस जोड़ने का काम भी उसी का होगा। लेकिन साहूकार की सहमति के बिना यह पूरी योजना सफल नहीं हो सकती थी। ये दोनों इस चोरी में बराबर के भागीदार हैं। साहूकार, जो अब तक अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था, थरथराने लगा। बीरबल ने उसे सीधा देखते हुए कहा, संदूक का रहस्य खुल चुका है। अब बताओ, तुमने राजकोष की अशर्फिया कहाँ छिपाई है? अगर अभी सच नहीं बताया तो तुम्हारी सजा माफी के लायक नहीं होगी। डर और अपमान से टूटे हुए बुनकर और साहूकार तुरंत घुटनों पर गिर पड़े। बुनकर ने लड़खड़ाती आवाज में स्वीकार किया, हुजूर, माफ कर दीजिए। हमने अशर्फिया साहूकार के घर के तहखाने में छिपा दी है। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से राजकोष की चोरी पकड़ी गई और चोरों को उनका सही अंजाम मिला। बीरबल के आदेश पर तुरंत शाही सिपाही साहूकार के घर रवाना हुए। तहखाने की गहन तलाशी के बाद सभी चोरी की गई अशर्फिया सुरक्षित रूप से बरामद कर ली गई और उन्हें वापस राजकोष में जमा करा दिया गया। ये देखकर बादशाह अकबर का चेहरा
खुशी से दमक उठा। उन्होंने गर्व से बीरबल की ओर देखा और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय हमेशा सत्य की राह पर चलता है। जिस समस्या को सुलझाने में बड़े बड़े अधिकारी असफल रहे, उसे तुमने केवल एक खाली संदूक की कहानी से हल कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। चोरों को उनकी करनी की सजा मिली, जिससे राज्य में ये संदेश गया कि अकबर के दरबार में अपराध छिप नहीं सकता। प्रजा ने बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार की और राजकोष की चोरी का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महाराज अकबर ने संतुष्टि की गहरी सांस ली। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और उनकी बुद्धिमत्ता के सम्मान में उन्हें बहुमूल्य मोतियों का हार और सोने की अशर्फिया भेंट की। बीरबल, बादशाह ने स्नेह से कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता ने न केवल राजकोष की रक्षा की है, बल्कि हमारी प्रजा का भरोसा भी बहाल किया है। ये उपहार तुम्हारी सेवाओं का केवल एक छोटा सा प्रतीक है। दरबार के बाकी अधिकारी और दरबारी बीरबल की प्रशंसा में झुक गए। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी भी थे, जिन्होंने मन ही मन बीरबल की चालाकी को सराहा, पर सार्वजनिक रूप से मौन रहे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, ये सब आपकी छत्रछाया और सत्य के प्रति आपके अटूट विश्वास का परिणाम है। मैं तो बस आपका एक छोटा सा सेवक हूं। अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थरथराई और दरबार को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया। राजमहल में उस दिन देर शाम तक बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे होते रहे, जिसने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कुछ सप्ताह शांति से व्यतीत हुए, परंतु बीरबल की बढ़ती ख्याति से जलने वाले कुछ दरबारियों का धैर्य जवाब दे गया। विशेष रूप से दरबारी फाजिल खान और उसका साथी शमसुद्दीन, जिन्होंने पिछली हार का बदला लेने की ठान ली थी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई कि अगला प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर बीरबल भी अपनी बुद्धि से न खोज पाए। एक सुबह जब दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, फाजिल खान ने उठकर एक गंभीर प्रश्न उठाया। जहांपनाह, उसने नाटकीय ढंग से कहा, राज्य में कुछ किसानों ने ये शिकायत की है कि वे अपनी फसलों को सही समय पर नहीं काट पा रहे, क्योंकि उन्हें संदेह है कि उनका मुहूर्त सही नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें पता चले कि समय का सबसे शुद्ध माप क्या है। ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे माप नहीं सकता, फिर भी राज्य की प्रगति के लिए इसका सटीक ज्ञान अनिवार्य है। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। ये कैसा अटपटा सवाल था। ये सीधा साधा प्रश्न न होकर बीरबल को फंसाने का एक जाल लग रहा था। सभी की आंखें बीरबल की ओर मुड़ गई, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फाजिल खान की आंखों में देखते हुए चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, फाजिल खान, आपका प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है और इसे घड़ी या पंचांग से मापा नहीं जा सकता। समय का सबसे शुद्ध माप न तो ग्रहों की चाल है और न ही पंडितों द्वारा निकाला गया कोई मुहूर्त। उन्होंने एक क्षण रुककर सभा में उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली। समय का सबसे शुद्ध माप है आवश्यकता। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, जब भूख लगती है तो वही शुद्ध समय होता है भोजन करने का। जब सूर्य उदय होता है वही शुद्ध समय होता है जागने का। और महाराज, बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जब किसान की फसल पककर तैयार खड़ी है और यदि वो एक और पल इंतजार करता है तो प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। वही क्षण कर्म करने का सबसे शुद्ध मुहूर्त है। फाजिल खान ने तुरंत आपत्ति की, ये कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, ये मात्र दर्शन है। बीरबल मुस्कुराए, परंतु ये जीवन का उत्तर है खान साहब। यदि आपका शुद्ध समय आपको भूखा मार दे या आपकी मेहनत को बर्बाद कर दे तो वो समय शुद्ध हो ही नहीं सकता। महाराज, किसानों को संदेश भेज दीजिए। मुहूर्त उनके खेत की पकी फसल तय करेगी, कोई पंडित नहीं। महाराज अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखा और तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, राज्य के हर कोने में
ये संदेश तुरंत भिजवा दिया जाए। अब कोई किसान एक पल की भी देरी न करे। उनकी मेहनत बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फाजिल खान, जो अब तक गहरी आपत्ति में थे, इस सीधे और सटीक उत्तर के सामने निरुत्तर हो गए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका पारंपरिक तर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। बीरबल ने केवल किसानों की समस्या ही नहीं सुलझाई थी, बल्कि ये भी स्थापित कर दिया कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में दिखावे और आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण सही समय पर किया गया सही कर्म होता है। अगले ही दिन पूरे राज्य के खेतों में कटाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। हजारों मन अनाज को आसन्न बारिश और प्रकृति के प्रकोप से बचा लिया गया। बीरबल की व्यावहारिक चालाकी ने न केवल किसानों के जीवन को बचाया, बल्कि एक बड़े अकाल के खतरे को भी टाल दिया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार हुई। इस विजय के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें ज्ञान की मशाल की उपाधि दी। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल की समय पर सूझबूझ के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रजा का विश्वास दोनों सुरक्षित रहे। अकबर ने उन्हें सोने की मोहरों से भरी एक थैली भेंट की और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि मेरे राज्य की अमूल्य निधि हो। हालांकि दरबार के कुछ दरबारी, विशेषकर वे जो अपनी चापलूसी और आडंबर के लिए जाने जाते थे, बीरबल की इस निरंतर बढ़ती लोकप्रियता से जल उठे। उन्हें लगा कि ये सफलता केवल किसानों का मामूली मसला सुलझाने से मिली है। इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी थी। वे फुसफुसाहट में कहने लगे कि बीरबल को केवल भाग्य का साथ मिला है। उन ईर्ष्यालु दरबारियों ने तय किया कि वे जल्द ही बीरबल को किसी ऐसी जटिल और गूढ़ समस्या में फंसाएंगे जहां उनकी व्यावहारिक बुद्धि काम न आ सके और वे बादशाह की नजरों में गिर जाएं। अब उन्होंने अपनी अगली चाल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। ईर्ष्यालु दरबारियों में प्रमुख था मीर जाफर, जिसने एक रात अपने साथियों को एक सुनसान तहखाने में बुलाया। हमें ऐसी समस्या लानी होगी जो सीधे स्वर्ग या पाताल से जुड़ी हो, जाफर ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसी समस्या जिसमें कागज और कलम के तर्क काम न आए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना षड्यंत्र शुरू किया। उन्होंने अकबर के सामने ये मसला रखा कि शाही उद्यान के बीचों बीच गड़े सदियों पुराने सोने के सिक्कों का एक बड़ा घड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। समस्या ये नहीं थी कि सोना कहाँ गया, बल्कि ये थी कि घड़ा इतना भारी था कि उसे 4 मजबूत आदमी भी नहीं उठा सकते थे। फिर भी वो रातों रात गायब हो गया। दरबारियों ने जोर देकर कहा कि ये चोरी किसी इंसान ने नहीं, बल्कि अदृश्य आत्माओं ने की है। उन्होंने बादशाह से आग्रह किया कि केवल बीरबल ही अपनी कथित बुद्धि से इस दैवीय चोरी का पता लगा सकते हैं। यदि बीरबल असफल होते तो दरबारियों को उन्हें अयोग्य साबित करने का मौका मिल जाता। अकबर ने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया, ये जानने के लिए उत्सुक कि बीरबल इस अदृश्य चोर को कैसे पकड़ेंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। शांत और आत्मविश्वास से भरपूर बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया और पूरा वृत्तांत सुना। दरबारी बार बार आत्माओं और दैवीय हस्तक्षेप का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, घड़े का भारी होना उसकी चोरी को असंभव नहीं बनाता, बल्कि उसे एक साधारण मानवीय अपराध साबित करता है। अदृश्य आत्माएं चीजों को गायब कर सकती है, लेकिन इतना भारी बोझ उठाने के लिए कई इंसानी शरीरों की जरूरत पड़ेगी। दरबारी इस तार्किक पलटवार से सक्का गए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और अपना पहला फरमान सुनाया। चूंकि चोरों को इतनी भारी चीज खींचनी पड़ी होगी, इसलिए उनके कपड़े अवश्य ही रात की ओस और दलदल की गीली मिट्टी से सने होंगे। मेरा आदेश है कि राज्य के सभी प्रमुख धोबी एक एक करके दरबार में आएं और बताएं कि पिछले 3 दिनों में किसके पास सबसे ज्यादा मिट्टी और जमीन के निशान वाले कपड़े धुलने के लिए आए हैं। बीरबल की इस अनूठी चाल ने अकबर को हैरत में डाल दिया। बीरबल के इस अनूठे फरमान का पालन तत्परता से किया गया।
कुछ ही घंटों में शहर के जाने माने धोबी बारी बारी से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने हर किसी से मिट्टी के प्रकार और कपड़ों की संख्या के बारे में गंभीरता से पूछताछ की। अधिकांश ने कहा कि उनका काम सामान्य रहा, पर तभी मंगू नाम का एक वृद्ध दुबला पतला धोबी सामने आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, पिछले 2 दिनों में मुझे एक विशेष व्यापारी के घर से कपड़े धुलने के लिए मिले थे। वे थे तो बेहद कीमती, रेशमी, लेकिन उन पर ऐसी काली चिपचिपी मिट्टी के धब्बे थे जो रात भर दलदल या गंदी जमीन में जोर लगाकर काम करने से ही लग सकते हैं। कपड़े इतने भारी थे जैसे उन्हें खींचने में पहनने वाले का दम निकल गया हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूछा, बताओ, वो व्यापारी कौन है जिसने ये कपड़े तुम्हें दिए? मंगू ने डरते डरते एक ऐसे अमीर व्यापारी का नाम लिया जो स्वयं दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत था। अकबर ये सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन बीरबल की चाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर सम्राट अकबर को प्रणाम किया। जहांपनाह, मैं समझता हूं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इन कपड़ों पर लगे दाग झूठ नहीं बोलते। ये रेशमी कपड़े मात्र एक दिखावा थे, ताकि रात के अंधेरे में इन मजदूरों को कोई साधारण चोर न समझ ले। मेरा अनुमान है कि ये व्यापारी राज्य को चूना लगाने वाले किसी गुप्त अवैध खनन या तस्करी में लिप्त है। अकबर ने गहरे श्वास के साथ बीरबल को पूर्ण अधिकार देते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी पर मुझे हमेशा विश्वास रहा है। बीरबल, तुरंत कार्रवाई करो। बीरबल ने बिना समय गवाए कुछ शाही सैनिकों को मंगू के साथ व्यापारी के बताए गए गोदाम की ओर रवाना किया। कुछ ही घंटों में सैनिक विजय मुद्रा में लौटे। उन्होंने न केवल मिट्टी से सने फावड़े और खुदाई के उपकरण बरामद किए, बल्कि उन्हें गोदाम के एक गुप्त तहखाने में बड़ी मात्रा में तस्करी किया गया बेशकीमती खनिज भी मिला। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और तर्कसंगत निरीक्षण ने एक बड़े अपराधी का पर्दाफाश कर दिया, जो अपनी अमीरी के पीछे राज्य को धोखा दे रहा था। जब बादशाह अकबर के सामने वो बेशकीमती खनिज और अपराध के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तो उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मंगू को कठोरतम कारावास दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी राज्य को धोखा देने की हिम्मत न करे। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हारा दिमाग मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। तुमने मात्र एक छोटी सी शंका और कुछ गंदे औजारों के आधार पर इतना बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, वो हमेशा कोई न कोई छोटी सी निशानी छोड़ जाता है। उस व्यापारी के अत्यधिक दिखावे और उसके फावड़े पर लगी मिट्टी ने ही सारा भेद खोल दिया। ये चालाकी नहीं, बल्कि केवल तार्किक अवलोकन था। पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार की, और अकबर को पुनः ये विश्वास हो गया कि बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के आगे कोई झूठ टिक नहीं सकता। न्याय का ये त्वरित निर्णय राज्य के लिए एक बड़ी राहत थी। न्याय की घोषणा होते ही उस कपटी व्यापारी को उचित दंड दिया गया, और जिस किसान का धन लूटा गया था, उसे उसकी संपत्ति सुरक्षित वापस मिल गई। राज्य में ये बात बिजली की तरह फैल गई कि बादशाह अकबर का दरबार कितना न्यायपूर्ण है। जनता में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि बीरबल जैसा रत्न जब तक दरबार में है, तब तक किसी निर्दोष पर आंच नहीं आ सकती। महाराज अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और स्नेह से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारी सल्तनत की नींव है। बीरबल, मांगो, आज तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल हमेशा की तरह विनम्रता से मुस्कुराए। उन्होंने कोई धन या पद नहीं मांगा, बल्कि केवल इतना कहा कि जहांपनाह का स्नेह और राज्य में न्याय की स्थापना ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि दिखावा चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य की सूक्ष्मता और बीरबल का तार्किक अवलोकन हमेशा विजयी होता है। कुछ दिन शांति से बीते, पर जहां न्याय की स्थापना होती है,
वहां समस्याएं भी दरवाजा खटखटाती रहती है। एक दोपहर जब दरबार अपनी सामान्य कार्यवाही में व्यस्त था, तो नगर का एक प्रसिद्ध जौहरी दीनदयाल अत्यंत व्याकुल मुद्रा में उपस्थित हुआ। उसने महाराज के चरणों में गिरकर फरियाद की कि उसकी दुकान से एक अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य मोती चोरी हो गया है, जिसकी कीमत पूरे राज्य के लिए मायने रखती थी। दीनदयाल ने बताया कि वो मोती उसने अपने 3 सबसे भरोसेमंद कारीगरों की देखरेख में रखा था। तीनों कारीगर एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे और उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। तीनों ही वर्षों से जौहरी की सेवा में थे और सभी की ईमानदारी पर उसका गहरा विश्वास था। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए स्थिति का जायजा लिया। ये एक ऐसी पहेली थी जहां किसी को भी झूठा सिद्ध करना असंभव लग रहा था। महाराज ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी दृष्टि सत्य की बारीक परतों को भेदती है। जाओ, इस मोती का पता लगाओ और चोर को बेनकाब करो। ये केवल एक चोरी नहीं, बल्कि विश्वास पर किया गया आघात है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और तीनों कारीगरों को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। इस बार बीरबल ने अपनी बुद्धि की चालाकी से चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। बीरबल तीनों कारीगरों को महल के एकांत कक्ष में ले गए। उन्होंने बीच में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा, जिसका मुंह काले मोटे कपड़े से कसकर ढका हुआ था। बीरबल ने अपने गंभीर और भेदक स्वर में घोषणा की, इस घड़े के भीतर सत्य का सांप है। ये किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाता, पर जिसने मोती चुराया है, वो जैसे ही इस कपड़े को छुएगा, ये सांप उसे तुरंत डस लेगा। तुम तीनों एक एक करके इस घड़े के कपड़े को हाथ लगाओ और अपनी ईमानदारी की कसम खाओ। असल में वो घड़ा पूरी तरह से खाली था, लेकिन बीरबल ने चालाकी से उसके ढक्कन पर महीन काजल कालिख लगा दी थी। उन्होंने बारी बारी से तीनों कारीगरों को बुलाया और उन्हें अंधेरे में ही घड़े को छूकर वापस आने का आदेश दिया। चोर के मन में भय उत्पन्न कर वो देखना चाहते थे कि जान बचाने की कोशिश में कौन स्वयं को बेनकाब करता है। तीनों कारीगर बारी बारी से घड़े के पास गए। पहले और दूसरे कारीगरों ने, जो सच्चे थे, बिना किसी संकोच के घड़े के कपड़े को हाथ लगाया और अपनी ईमानदारी का प्रमाण देते हुए वापस आ गए। उनके हाथ पूरी तरह से कालिख से सन गए थे, पर अंधेरे में ये बात किसी को पता नहीं चली। जब तीसरे कारीगर की बारी आई, जो असल चोर था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सांप के काल्पनिक डर से वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने सोचा कि यदि वो कपड़े को छुएगा तो सांप उसे तुरंत डस लेगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने सिर्फ छूने का नाटक किया और बड़ी सावधानी से बिना ढक्कन को छुए अपने हाथ को वापस खींच लिया। जब तीनों वापस आ गए तो बीरबल ने बादशाह अकबर के सामने उन्हें रोशनी में बुलाया और आदेश दिया, अब अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हम देखते हैं कि किसके हाथों पर उस वस्त्र को छूने का प्रमाण है। जैसे ही तीनों ने अपने हाथ फैलाए, कक्ष में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पहले 2 कारीगरों के हाथ काले थे, मगर तीसरे कारीगर की हथेली साफ थी। बीरबल ने शांत मुद्रा में बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, हमें अपना चोर मिल गया है। ये तीसरा कारीगर, जिसके हाथ साफ है, ही असल दोषी है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे बीरबल? जिसके हाथ पर प्रमाण नहीं, वो चोर कैसे? बीरबल मुस्कुराए और समझाया, जहांपनाह, कपड़े पर जहर नहीं, बल्कि एक विशेष काला रंग काजल लगाया गया था। पहले 2 कारीगर, क्योंकि वे निर्दोष थे, उन्होंने बिना किसी डर के कपड़े को छुआ और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन इस तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि यदि वो वास्तव में जहरीले कपड़े को छुएगा तो उसकी चोरी का पाप उसे तुरंत सजा देगा। अपने अपराधबोध के कारण वो सबसे ज्यादा डर गया। इसीलिए उसने डर के मारे कपड़े को छूने का सिर्फ नाटक किया और इस तरह अपनी हथेली को साफ बचा लिया। बीरबल की अचूक बुद्धिमत्ता भरी
व्याख्या सुनकर तीसरे कारीगर का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि उसका राज खुल चुका है और उसने तुरंत सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सारा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बादशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी युक्ति और न्यायपूर्ण निष्कर्ष से अभिभूत हो उठे। उन्होंने तुरंत उठकर बीरबल को गले लगा लिया और पूरे दरबार के सामने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है तुम्हारा विवेक बीरबल। तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। जिस समस्या को सुलझाने में बड़े बड़े सिपाही और जासूस असफल रहे, तुमने उसे महज एक मनोवैज्ञानिक चाल से मिनटों में सुलझा दिया। दोषी कारीगर को कारावास भेज दिया गया और शाही खजाने से चोरी हुआ कीमती हार सकुशल बरामद कर लिया गया। अकबर ने बीरबल को उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि बुद्धि और तर्क से बड़ा कोई हथियार नहीं, और बीरबल की ये कहानी सदियों तक लोगों के बीच उनकी त्वरित न्याय क्षमता का प्रमाण बनकर जीवित रही। इस तरह एक बार फिर बीरबल की चालाकी से एक जटिल समस्या का समाधान हो गया। उस घटना के बाद दरबार का माहौल कुछ बदल सा गया था। ईर्ष्यालु दरबारी अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि बीरबल केवल शब्दों के धनी नहीं, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचने की अनोखी क्षमता रखते हैं। बादशाह अकबर का विश्वास अपने प्रिय वजीर पर अटल हो चुका था। अब वे राज्य के छोटे बड़े हर मामले में बीरबल की सलाह अवश्य लेते, मानो उनके निर्णय के पीछे बीरबल की सहमति एक अनिवार्य मुहर हो। बीरबल ने अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा और स्वर्ण मुद्राओं को कभी अहंकार में नहीं बदला। वो जानते थे कि उनकी असली शक्ति उनकी विनम्रता और त्वरित तार्किक सोच में निहित है। बीरबल का मानना था कि न्याय दिलाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। हालांकि उन्हें संतुष्टि इस बात से मिलती थी कि उनकी चालाकी ने न सिर्फ खजाना बचाया, बल्कि जनता के बीच ये संदेश भी स्थापित किया कि सच हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है, भले ही झूठ कितना भी जटिल क्यों न हो। अगली सुबह दरबार फिर से सजा और बीरबल शांतिपूर्वक अपनी कुर्सी पर बैठकर आने वाली नई चुनौतियों का इंतजार कर रहे थे, एक हल्की मुस्कान के साथ। अचानक दरबार की शांति भंग हुई। 2 किसान, रामू और श्यामू, तेज आवाज में झगड़ते हुए भीतर आए। रामू चिल्ला रहा था कि श्यामू ने उसका कीमती बीज चुरा लिया है, जो कि दूर के बाजार से विशेष रूप से लाया गया था, जबकि श्यामू शपथ खा रहा था कि वो निर्दोष है और वह बीज तो उसके अपने खेत का साधारण अनाज है। अकबर ने धैर्यपूर्वक दोनों की बातें सुनी, पर मामला उलझा हुआ था। कोई गवाह नहीं, केवल 2 विरोधाभासी दावे। दोनों ही पूरी दृढ़ता से अपनी बात पर अड़े थे। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में पहले से ही इस पहेली को सुलझाने की उत्सुकता थी। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुमने कल ही यह सिद्ध किया था कि सत्य को छुपाना असंभव है। अब बताओ, इन साधारण दिखने वाले बीजों में किसका सच छिपा है और किसका झूठ? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि वो झगर रहे बीजों का एक मुट्ठी भर नमूना लेकर आए और उन्हें सावधानी से एक पत्थर की पटिया पर फैला दे। बीरबल जानते थे कि असली बीज और साधारण अनाज का अंतर केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव में छिपा होता है। उन्होंने चुपचाप एक ऐसा छोटा सा परीक्षण शुरू किया जो बिना किसी सवाल जवाब के चोर को उजागर करने वाला था। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक विशेष प्रकार का तेल था। उन्होंने झुककर धीरे से उस तेल की कुछ बूंदें उन बीजों पर डाली जो पटिया पर फैले हुए थे। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। साधारण अनाज के दाने तो तेल को तुरंत सोखकर अपनी चमक खो बैठे और गहरे रंग के हो गए, जैसे वे धूल में मिल गए हों। लेकिन जो बहुमूल्य और चोरी किए गए बीज थे, वे उस तेल से अप्रभावित रहे। वे न केवल चमकीले बने रहे, बल्कि हल्के होकर धीरे धीरे तेल की सतह पर तैरने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा,
जहांपनाह साधारण बीज तो हर बाहरी प्रभाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, पर विशेष बीज अपने गुणों को नहीं छोड़ते। सत्य और असत्य का भेद ठीक उसी प्रकार है। जो बीज तैर रहे हैं वे सत्य हैं, और जो डूब गए वे झूठ के आवरण में लिपटे हुए थे। इस अचूक परीक्षण ने तुरंत ही उस व्यक्ति की पहचान उजागर कर दी जिसने कीमती बीजों को साधारण अनाज में मिलाकर छुपाने की कोशिश की थी। दोषी व्यक्ति, जिसका नाम मनसुख था, महाराज के सामने कांप उठा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और भय स्पष्ट झलक रहा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत ही अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और उन सभी बहुमूल्य बीजों को वापस लौटा दिया जिन्हें उसने साधारण अनाज में छिपा रखा था। सम्राट अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की गहराई अथाह है। तुमने केवल बीज ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन में छिपे झूठ को भी उजागर कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये केवल प्रकृति का नियम है। सत्य हमेशा हल्का होता है और उसे छिपाया नहीं जा सकता, जबकि झूठ का भार उसे डुबो देता है। अकबर ने मनसुख को उचित दंड देने का आदेश दिया। दरबारियों ने एक स्वर में बीरबल की न्याय प्रणाली की प्रशंसा की, जिसने एक साधारण तेल और पानी के माध्यम से सबसे जटिल समस्या को सुलझा दिया था। अकबर ने खुशी में बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। बीरबल ने मोतियों का हार स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी अहंकार नहीं था। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और विनम्रता से विदा ली। राजमहल से बाहर आते समय बीरबल ने महसूस किया कि ये हार केवल मोतियों का नहीं, बल्कि बादशाह के अटूट विश्वास का एक भारी बोझ था। वो जानते थे कि हर समस्या का समाधान केवल बुद्धिमत्ता से ही संभव है, न कि धन दौलत से। शाम को अपने आवास पर पहुंचकर उन्होंने वो बहुमूल्य हार अपने पुत्र के हाथ में सौंप दिया। पुत्र की आंखों में इतनी महंगी भेंट देखकर कौतूहल और खुशी झलक रही थी। बीरबल ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। बेटा, बीरबल ने शांत स्वर में समझाया, इस हार का महत्व इसकी चमक में नहीं, बल्कि उस सत्य की जीत में है जिसे ये दर्शाता है। याद रखना, धन आता है और चला जाता है, लेकिन ज्ञान और निष्पक्षता की कमाई जीवन भर साथ रहती है। असली खजाना तुम्हारे दिमाग में है, न कि गले में। पुत्र ने अपने पिता के शब्दों को जीवन का मूल मंत्र मान लिया। अगले दिन यह खबर पूरे आगरा में बिजली की तरह फैल गई कि बीरबल ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से न केवल खोया हुआ बहुमूल्य हार बरामद कर लिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चोरी करने वाले का अहंकार हमेशा सत्य के सामने झुक जाता है। न्याय की इस जीत से प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी और हर कोने में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा हो रही थी। दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनका चेहरा गर्व और संतोष से चमक रहा था। बीरबल, बादशाह ने सिंहासन से उठते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे पास जो ज्ञान और निष्पक्षता की दौलत है वो किसी भी भौतिक खजाने से बड़ी है। तुम्हारा ये कार्य मात्र एक समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि मेरे राज्य में न्याय हमेशा कायम रहेगा। अकबर ने बीरबल को सम्मानपूर्वक गले लगाया और उन्हें एक विशेष पदोन्नति की घोषणा की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बादशाह का विश्वास और उनके न्याय पर लोगों का भरोसा था। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल की चालाकी और समझदारी हर जटिल से जटिल समस्या का अचूक हल थी। दरबार में इस निर्णय की खबर जंगल की आग की तरह फैली। बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी ने न केवल एक जटिल कानूनी उलझन को सुलझाया था, बल्कि भविष्य में ऐसे छल करने वालों के लिए एक कड़ा सबक भी स्थापित कर दिया था। नगर भर में बीरबल की जय जयकार होने लगी। लोग उन्हें केवल मंत्री नहीं, बल्कि न्याय का स्तंभ कहने लगे। हालांकि उन्हें बड़ी पदोन्नति मिली थी,
पर बीरबल का व्यवहार पहले जैसा ही सरल रहा। एक दरबारी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, चालाकी नहीं मित्र, ये तो केवल सत्य की शक्ति है। बादशाह अकबर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो हमें मजबूर करती है कि हम अपने विवेक का उपयोग ईमानदारी से करें। असली विजेता तो हमेशा न्याय ही होता है। ये घटना पीढ़ियों तक मुगल साम्राज्य में बीरबल की समझदारी और बादशाह के न्यायपूर्ण शासन की मिसाल के तौर पर याद की जाती रही। कुछ दिनों बाद दरबार में एक ऐसी जटिल समस्या आई जिसने स्वयं बादशाह अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आगरा का एक धनी व्यापारी जिसका नाम जयचंद था, अपने साझेदार रामपाल के खिलाफ न्याय मांगने आया। जयचंद का दावा था कि रामपाल ने व्यापार के सारे लाभ और महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए हैं और अब वो अपनी हिस्सेदारी से मुकर रहा है। रामपाल एक अत्यंत धूर्त व्यक्ति था। उसने सारे लिखित सबूत चतुराई से नष्ट कर दिए थे। गवाह भी डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। जब प्रमाणों के अभाव में न्याय का रास्ता अवरुद्ध हो गया तो अकबर ने अपनी गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, जब सत्य छिपा हो तो न्याय कैसे हो सकता है? तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर टिकी, जो शांत भाव से सारी कार्यवाही देख रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जहां सबूत काम नहीं आते वहां विवेक का दीपक जलाया जाता है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उस धोखेबाज को उसके ही जाल में फंसाकर सत्य को बाहर लाऊंगा। ये सुनकर बादशाह अकबर ने सहमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल ने समस्या सुलझाने का अपना अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने राजमहल के उद्यान में सभी संदिग्धों को बुलवाया, जिनमें वो चोर भी शामिल था। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे सभी को एक ही लंबाई की लकड़ी की छड़ियां दें। ये छड़ियां दिखने में सामान्य थी, लेकिन बीरबल ने उन्हें जादुई बताकर एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये छड़ी न्याय की कसौटी है। आज रात तक जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो बेगुनाह होगा उसकी छड़ी जैसी की तैसी रहेगी। ये सुनकर चोर के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने अपनी बात दोहराई, कल सुबह हम इन छड़ियों की जांच करेंगे। इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर सभी संदिग्ध अपनी अपनी छड़ियां लेकर अपने निवास की ओर चले गए। चोर रात भर अपनी संभावित पकड़े जाने की चिंता में सो नहीं पाया। वो तुरंत अपने जाल में फंस चुका था। अगली सुबह दरबार लगा। सभी संदिग्ध अपनी अपनी छड़ियों के साथ हाजिर हुए। बीरबल के आदेश से वे एक कतार में खड़े हो गए ताकि छड़ियों की लंबाई की जांच की जा सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात न्याय की कसौटी ने अपना काम कर दिया है। अब हम देखेंगे कि किसने पाप किया है और किसने नहीं। जब बीरबल ने पहली कुछ छड़ियां जांची तो वे सभी बिल्कुल बराबर थी। लेकिन जैसे ही वो उस चोर के पास पहुंचे जिसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, बीरबल ने उसकी छड़ी उठाते ही घोषणा की, यही है वो चोर। सभी दरबारी हैरान थे, क्योंकि चोर की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी, लंबी नहीं। चोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गलती स्वीकार की, क्योंकि पकड़े जाने के डर से उसने रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी, ये सोचकर कि वो रात में अपने आप बच जाएगी और वो बच जाएगा। बीरबल की ये उल्टी चाल कामयाब हो चुकी थी। बादशाह अकबर, जो अब तक आश्चर्यचकित थे, बीरबल की अद्भुत बुद्धि पर मुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुमने चोर को स्वयं ही अपना अपराधी साबित करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये कैसे? तुम कैसे जानते थे कि वो उसे काट डालेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मनुष्य के डर का सीधा सा मनोविज्ञान था। एक निर्दोष व्यक्ति जानता था कि उसकी छड़ी नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन जिसने चोरी की थी, वो रात भर ये सोचकर घबराता रहा कि यदि छड़ी सचमुच बढ़ गई तो क्या होगा।
अपने पकड़े जाने के डर को कम करने के लिए उसने उस काल्पनिक बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश की और छड़ी को काट दिया। इस प्रकार चोर ने अनजाने में स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बड़ा इनाम दिया और दरबार में फिर से शांति स्थापित हुई। अकबर बीरबल की असाधारण समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अक्सर कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के रत्न हो, बल्कि मेरी बुद्धि के विस्तार भी हो। कुछ समय तक दरबार में शांति और व्यवस्था बनी रही, पर यह शांति अधिक दिन नहीं टिकी। बीरबल का बढ़ता हुआ मान सम्मान कई दरबारियों, विशेष रूप से मीरे बाजार, को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वे बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ रहे थे। एक दोपहर दरबार में एक नया संकट आया। एक विदेशी विद्वान, जो अपनी कठिन पहेलियों के लिए मशहूर था, बादशाह से मिलने आया। उसने दावा किया कि वो बीरबल की प्रसिद्धि सिर्फ सुनी सुनाई बातें मानता है। उसने दरबार के सामने चुनौती रखी, मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर यदि बीरबल बिना सोचे समझे तुरंत नहीं दे पाए, तो बादशाह को यह स्वीकार करना होगा कि उनके दरबार में कोई सच्चा ज्ञानी नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की, जबकि पूरा दरबार तनाव से भर गया। विद्वान ने अहंकार से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और अपना प्रश्न दाग दिया। उसने अपनी जेब से 3 अलग अलग आकार के कंकड़ निकाले, उन्हें जमीन पर रखा और पूछा, ओ महान ज्ञानी, मुझे बताओ, इन 3 वस्तुओं में से तुम्हारा बादशाह अभी इसी क्षण सबसे अधिक महत्व किसे देगा? ये चमकता हीरा जो दुर्लभ है, ये साधारण पानी जो जीवन देता है, या फिर मेरी ये पहेली जिसका उत्तर ढूंढना अनिवार्य है? पूरा दरबार सांस रोके हुए था। ये एक दुविधा थी जिसमें तीनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण लग रही थी। बीरबल ने न तो हीरे की चमक को तौला, न पानी के महत्व पर विचार किया। उन्होंने सीधे विद्वान की आंखों में देखते हुए तत्काल जवाब दिया, हुजूर, इस क्षण सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका ध्यान। बादशाह अकबर चौंक गए। विद्वान ने उपहास करते हुए कहा, यह क्या मूर्खतापूर्ण जवाब है? बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, हर चीज का महत्व समय और स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बादशाह अपना ध्यान ही खो देंगे, तो न हीरा उन्हें खुश करेगा, न पानी उनकी प्यास बुझाएगा, और न ही वे मेरी सफलता का आनंद ले पाएंगे। इस क्षण उनका एकाग्र ध्यान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल की तुरंत बुद्धिमत्ता ने चुनौती को ध्वस्त कर दिया। बादशाह अकबर का चेहरा अब गर्व और प्रशंसा से दमक उठा। उन्होंने अपनी माला से एक बहुमूल्य पन्ना निकालकर बीरबल की ओर बढ़ाया। दरबार में बैठे सभी दरबारी और वह चुनौती देने वाला विद्वान शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुए थे। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी शंका का समाधान कर दिया और उस विद्वान के अहंकार को तोड़ दिया। तुमने सिद्ध किया कि समय, स्थिति और व्यक्ति की मनस्थिति के आधार पर ही किसी वस्तु का महत्व तय होता है। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीरबल का जवाब केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है। विद्वान ने आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल के पैरों पर झुककर उनसे क्षमा मांगी। बीरबल ने सहजता से उसे उठाया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से न केवल एक कठिन बहस जीती, बल्कि दरबार की शांति और बादशाह का विश्वास भी पुनः स्थापित किया। समाप्त।